Hello friends, all of you are welcome in my YouTube channel Let's Crack Judiciary. Here I will provide the lecture on the important topics of the judiciary. Let's start today's lecture. We will discuss the provision regarding the maintenance of wives, children and parents which are provided under the chapter 9 of the CRPC, and section 125 to section 128 deals with it. So section 125 list out the category of the persons who are entitled for the maintenance under this chapter. First of all, first person is wife who is unable to maintain herself. Secondly, legitimate or illegitimate minor child, whether married or not, if unable to maintain itself. Third, legitimate or illegitimate child नॉट बीइंग ए मैरिड डॉटर, मतलब यहाँ पे मैरिड डॉटर नहीं अवेल कर सकती इसका फ़ायदा. हु हैज़ अटेन मेजॉरिटी बट ड्यू टू फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मिटी अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ. फोर्थली, फादर और मदर अनेबल टू मेंटेन. चार कैटेगरी यहाँ पे आएंगी: वाइफ, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड, whether married or not. Third, legitimate or illegitimate child not being a married daughter. Fourth, father or mother. Then who has the authority, who has the power to award compensation or maintenance? So here judicial magistrate first class has the power under this chapter to award the maintenance, and in this chapter monthly allowances for maintenance to a person is given. Magistrate may order father of a minor female child to make allowance until she attains majority if her husband is not possessed with sufficient means. ये यहाँ पे एक बात देखी गई है कि जो अगर फादर है माइनर फीमेल का, वो करेगा उसको अलाउंसेस अगर उसका हस्बैंड उसके पास सफिशिएंट मीन्स नहीं है कि वो उसको मेंटेन कर सके. उसके बाद आता है मजिस्ट्रेट में ऑल्सो ऑर्डर फॉर एंटरिम मेंटेनेंस, मतलब इस सेक्शन के अंतर्गत एंटरिम मेंटेनेंस भी दिए जाएंगे. एंड द एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग विच मजिस्ट्रेट कैन प्रोसीड रीजनेबल, वो भी मतलब दिए जाएंगी. एंड दिस एप्लीकेशन मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ एप्लीकेशन टू सच पर्सन. 60 days के अंतर्गत इस पूरी प्रोसीडिंग को डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा. और यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि वाइफ इंक्लूड्स हु पर्सन, मतलब वाइफ में कौन कौन आएगा. तो यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं कि ये वाइफ क्या मेंटेनेंस अवेल कर सकती है. तो इसमें तीन कैटेगरी हैं: ए वाइफ हु हैज़ बीन डाइवोर्स्ड बाय हर हस्बैंड. सेकेंड, ए वुमेन हु हैज़ ऑब्टेन ए डाइवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड. थर्ड, और ही हैज़ नॉट रीमैरिड. ये दो कैटेगरी हैं यहाँ पे. अगर वो उसको डाइवोर्स हस्बैंड ने दिया है या उसने डाइवोर्स खुद लिया है, उसने अगर री मैरिज नहीं की है, तो वो वाइफ इस चैप्टर के अंतर्गत ले सकती है मेंटेनेंस. और एनी सच अलाउंसेस फॉर मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग शैल बी पेबल फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर और फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन. यहाँ पे ये उसकी डिस्क्रिप्शन पे है जज के कि वो डेट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस दे सकता है या फिर डेट ऑफ एप्लीकेशन. इफ़ एनी पर्सन सो ऑर्डर्स फेल्ड टू कंप्लाई विद द ऑर्डर ऑफ द मंथली मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस or expenses of proceeding and which remains unpaid after the execution of warrant, then the court may sentence to imprisonment which may extend to 1 month or until payment. तो कोर्ट जो है उस पर्सन को 1 month का इम्प्रिजनमेंट तक कर सकती है अगर वो फॉलो नहीं, उसको मेंटेनेंस नहीं देता है. अगर उसके बाद यहाँ पे आएगा एक पॉइंट है कि नो वारंट शैल बी इशूड फॉर द रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट due under this section until application is made to court within 1 year from the date of which when becomes due. मतलब आपको यहाँ पे लिमिटेशन लगा दी गई है कि जिस दिन आपका मंथली मेंटेनेंस ड्यू होता है उससे 1 साल के अंदर तक आप एप्लीकेशन डाल के मेंटेनेंस मांग सकते हैं. देन इफ सच पर्सन ऑफर्स टू मेंटेन हिज वाइफ ऑन कंडीशन ऑफ लिविंग विद हिम and she refuses to live with him, such magistrate may consider any ground of refusal and may make order if he satisfied that he is just doing so. यहाँ पे बात करता है कि अगर वो जो पर्सन होता है मेंटेनेंस करने के लिए ऑफ़र करता है, ये कंडीशन रखता है कि उसकी वाइफ इसके साथ रहे. ठीक है, तो वाइफ को यहाँ पे ग्राउंड दिए गए हैं कि इस ग्राउंड पे वो उसके साथ रहने से मना कर सकती है. हस्बैंड हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड अनदर मैरिज, और उसने कोई दूसरी
और शादी कर लिए या फिर किसी दूसरी औरत को अपने साथ रखता है, तो वो जस्ट ग्राउंड है, उसके साथ रहने से मना कर सकती है। उसके बाद व्हेन वाइफ इज़ नॉट इंटाइटल्ड, यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे इससे प्री में क्वेश्चन बनते हैं कि कब वाइफ इंटाइटल नहीं होगी। फर्स्ट, अगर वो एडल्ट्री में रह रही है तब वाइफ मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। सेकेंडली, विदाउट सफिशिएंट रीज़न उसके साथ रहने से मना कर देती है तब वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। थर्डली, इफ़ दे आर लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, अगर उनका म्यूचुअल कंसेंट से दोनों का डाइवोर्स हुआ है, वो अलग रह रहे हैं, तो वहाँ पे वाइफ को इंटाइटल्ड है कि वो मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। और मजिस्ट्रेट इन तीनों ग्राउंड पे अगर उसने पहले ऑर्डर किया है तो उसको कैंसिल भी कर सकता है। उसके बाद आता है यहाँ पे सेक्शन 126, क्या प्रोसीजर होगा कि वो इसका प्रोसीडिंग का। तो प्रोसीडिंग अंडर 125 यहाँ पे है कि कहाँ पे इंस्टीट्यूट की जाएंगी अगेंस्ट एनी पर्सन, मतलब कौन सा प्लेस ऑफ सुइंग होगा। तो यहाँ पे ये पर्सन है कि प्रोसीडिंग में बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट वेयर ही इज़, मतलब जहाँ पे जिसके खिलाफ हम मेंटेनेंस मांग रहे हैं जहाँ पे वो रहता है, तो वहाँ पे की जा सकती है। और दूसरा है वेयर ही और इज़ वाइफ रिसाइड्स, अगर उसने दूसरी शादी कर ली है तो वो और जहाँ उसकी वाइफ रहती है वहाँ पे कर सकती है। थर्डली, वेयर ही लास्ट रेजिड विद हिज वाइफ और विद द मदर ऑफ द इलिजिटिमेट चाइल्ड, जहाँ इसके पहले वो अपनी वाइफ के साथ रहता था या फिर वो और विद मदर ऑफ द इलिजिटिमेट चाइल्ड जो है उसकी मदर के साथ जहाँ रहता था वहाँ पे सूट फाइल किया जा सकता है। उसके बाद एन एक्स पार्टी ऑर्डर में भी सेट असाइड ऑन एन एप्लीकेशन मेड विद इन 3 मंथ, अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाता है उसके खिलाफ, मतलब एक पार्टी नहीं आती है तो एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाता है, तो वो 3 महीने के अंदर उसको सेट असाइड किया जा सकता है कोर्ट में एप्लीकेशन देके। फिर यहाँ पे आइए कुछ इंपॉर्टेंट केस देख लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और प्री में आते रहते हैं। सबसे पहला केस है विजय मनोहर अरबत वर्सेस काशीराम राजाराम। तो इसमें ये कहा जाता है मैरिड डॉटर हैविंग सफिशिएंट मीन्स इज़ लाइबल टू मेंटेन हर पेरेंट्स, मतलब अगर मैरिड डॉटर के पास सफिशिएंट मीन्स हैं, वो अपना उसके पास कैपेबल है कि वो अपनी मेंटेनेंस कर सकती है या कि अपना जीवन यापन कर सकती है, तो वो उसकी ड्यूटी है कि वो अपने पेरेंट्स को भी मेंटेन करे। उसके बाद आता है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानोगन, बहुत ही लीडिंग केस है इसमें मेंटेनेंस पे। इसमें ये कहा गया था कि ये वुमेन मुस्लिम वुमेन इज़ इंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस, और ये भी कहा गया था कि ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, ये हर रिलीजन पे लागू होता है सीआरपीसी का ये सेक्शन 125। उसके बाद केस आता है केमचंद ओम प्रकाश स्टेट ऑफ गुजरात। इसमें ये कहा गया था कि द सेकेंड वाइफ ऑफ हस्बैंड हुज फर्स्ट वाइफ इज़ अलाइव कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस, मतलब अगर किसी ने दूसरी शादी कर ली है और उसकी फर्स्ट वाइफ अलाइव है तो उसकी दूसरी बीवी जो है मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। एक और केस पूछ लेते हैं कि पियाल वर्सेस प्रदीप कुमार कॉम्बोज का केस, कि ये इस सेक्शन 125 से रिलेटेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको कोई लगता है, कोई रिकमेंडेशन देना चाहते हैं कि कोई इस वीडियो को और अच्छा बना सके, या फिर आप और कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको वीडियो और लेके आएंगे। थैंक यू। Please like and share the video, subscribe my channel and press the bell icon for the further updates. And thanks for watching.